नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम नए टॉपिक के साथ संधि, जो संधि की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस विषय पर चर्चा करेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से अधिक प्रश्न आते हैं। वो आपके ये टॉपिक जो संधि है, इसमें लोग कन्फ्यूजन बहुत होते हैं और संधि के विषय में जानेंगे पहले और फिर उसके प्रश्नों को देखेंगे। जो संधि होती है 3 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं संधि के बारे में, संधि क्या होती है उसके विषय में जानेंगे। देखिए संधि, संधि शब्द है। जो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, मेल या जोड़। और संधियां बनती, संधि जो बनती किससे? 2 वर्णों के मेल का, जो परस्पर मेल होता है, यानी जो 2 वर्णों का परस्पर मेल होकर जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जो संधि की परिभाषा, कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेते हैं। जब 2 वर्णों के परस्पर मेल होता है, उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो अलग एक उसमें विकार उत्पन्न होकर के एक अलग वर्ण बनेगा, वही जो है संधि कहलाती है। एक सामान्य जो है परिभाषा है। इसी तरीके से अब संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या है? स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा क्या है? आपका व्यंजन संधि। तीसरा क्या है? आपका विसर्ग संधि। देखिए हिंदी में जो है ये संस्कृत से लिया गया है संधि। और पहले तो ये स्वर संधि के विषय में जानेंगे। स्वर संधि यानी जहाँ पर स्वरों से मेल होता है, अर्थात जैसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलेंगे, उसमें परस्पर जो विकार होगा, तो वहाँ क्या होता है? आपका स्वर संधि होता है। उसमें स्वर का ही स्वर से मेल होता है। अब स्वर में कितने भेद होते हैं? इसका पहला है आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ये पहला हो गया। दूसरा है आपका गुण संधि, इसको गुण स्वर संधि भी कहते हैं, इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। फिर उसके तीसरा क्या हुआ? आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा यण संधि, यण संधि। उसके बाद 5वां जो हो गया आपका, 5वां यहाँ लिखते हैं अयादि संधि। ये 5 मुख्य भेद स्वर संधि के होते हैं। कितने होते हैं? 5 मुख्य भेद स्वर संधि के, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि आपका। फिर उसके बाद आता है कौन सा? व्यंजन संधि। व्यंजन में भेद नहीं होते। हिंदी में जो व्यंजनों की संधि होती है उसमें क्या होता है कि उसका भेद नहीं, फिर विसर्ग में भी भेद नहीं होते हैं। तब उसको जो है उसमें नियमों के अनुसार जानते हैं। भाई उसमें नियम कैसे होता है, क्या उसमें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसका नियम जानेंगे। भाई कौन सा, जैसे यानी किसी वर्ग का पहला तीसरा वर्ण, जैसे होता है कि भाई अगर का है, उसके बाद अगर कोई तीसरा चौथा 5वां वर्ण आ रहा है, स्वर आ रहे हैं, और फिर तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो पहले वर्ग का क्या होगा? पहले वर्ग को तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। ये पहला नियम। जैसे स्वर संधि में, व्यंजन संधि में कई नियम होते हैं। उसी तरीके से जब उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हमारा डिटेल वाला देखेंगे वीडियो, तब उसमें आपको मिल जाएगा। और उसके बाद उसी तरीके से विसर्ग संधि में होती है। अब विसर्ग संधि में वही। और फिर व्यंजन संधि में क्या होता है कि जैसे व्यंजन संधि का जो परिभाषा है, उसमें पहला आपका स्वर हो, पहला व्यंजन हो, उसके बाद स्वर या व्यंजन हो, उसमें जो पहले वर्ण में जो विकार होता है वो आपका क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। उसी तरीके से विसर्ग में पहला वर्ण क्या हो? विसर्ग हो, उसके बाद स्वर या व्यंजन हो, या फिर उसमें जो विकार होता है विसर्ग में, वो आपका क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। अब देखते हैं इसमें पहला प्रश्न कौन सा है आपका?
देखिए पहला ही प्रश्न परिभाषा से लिया गया है, ये पूछा गया है आपके जो प्रीवियस ईयर के जैसे यूपीएसआई, यूपीपी और कहीं अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। दो वर्णों से मेल होने वाले विकार या परिवर्तन को कहा जाता है। देखिए दो वर्णों का जब मेल या विकार होता है, जैसे मेल होगा उसमें जो विकार या परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन उपसर्ग, दूसरा समास, तीसरा संधि, चौथा प्रत्यय। इसमें जो सही उत्तर होगा संधि होगा, क्योंकि इस परिभाषा को मैं बता दिया था। यानी जो दो वर्ण मिलेंगे उसमें जो विकार होगा, चाहे वो स्वर हो, स्वर हो या स्वर व्यंजन हो या फिर विसर्ग या स्वर या व्यंजन हो, तो उसमें जो परिवर्तन होगा वही आपकी संधि होगी। अब इसमें ये उपसर्ग दिया है। उपसर्ग कहाँ होता है? उपसर्ग के विषय में थोड़ा जान लीजिए। उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगकर, जैसे कोई शब्द है उसके जय शब्द है, मान लीजिए उसके शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, तो वहाँ क्या होता है? आपका उपसर्ग होता है। जैसे जय है, जय शब्द है, इसके शब्द के पहले लगेगा तो यहाँ जैसे परा शब्द लग गया, परा उपसर्ग लग गया, जय शब्द है तो क्या हुआ? इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया। जय का विलोम पराजय होता है। क्या होता है? उपसर्ग लगने पर ये उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है या उसमें एक विशेषता ला देता है, ये उपसर्ग होता है। अब उसके बाद समास। जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। जो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको संक्षिप्त बोला जाता है। और समास में क्या होता है? यानी वो जो है किसी पद को, ये जैसे दो पद होते हैं एक में मिलते हैं तो वो जो है सामासिक पद कहा जाता है। अब जब अलग होते हैं उसको समास विग्रह बोला जाता है, अलगाव जब होता है। अब उसमें कैसे समास में क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे माता और पिता है, माता और पिता है, ये विग्रह रूप है इसका। अगर इसको सामासिक रूप लेंगे माता पिता कर देंगे, क्या करेंगे? माता पिता, बीच में योजक चिन्ह रहेगा। उसके बाद फिर प्रत्यय है। प्रत्यय में भी क्या होता है? शब्द के अंत में लगकर उसकी विशेषता को बढ़ा देता है, अर्थात उसमें भी परिवर्तन ला देता है और उसकी विशेषता को बढ़ा देता है। ये हमेशा ये ध्यान दीजिए कि उपसर्ग पहले लगता है शब्द के, प्रत्यय अंतिम में लगता है, यानी शब्द के लास्ट में लगकर उसके अर्थ की विशेषता और ये जैसे विशेष विशेषण या कुछ ऐसे शब्द को बना देगा, विशेष विशेषण बना देगा। इसी तरीके से प्रत्यय लगने पर उसके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता ला देता है, यहाँ भी प्रत्यय में। और प्रत्यय हमेशा ध्यान दीजिए कि शब्द के अंत में लगता है। जैसे मान लीजिए गुरु शब्द है, अब इसमें अप्रत्यय लगने पर क्या हो जाता है? गौरव हो जाता है, जान लीजिए। जैसे गुरु शब्द है, गुरु में अगर अप्रत्यय लगता है तो क्या? गौरव बन जाता है। अब वहाँ पर उसके अर्थ को क्या कर देता है? या विशेषता कुछ ला देता है, उसमें परिवर्तन कर देता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। दूसरा प्रश्न है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, ये सरल प्रश्न है, आप जान रहे हैं। देखिए पहला है अनुस्वार संधि, दूसरा स्वर संधि, तीसरा विसर्ग संधि, चौथा है व्यंजन संधि। इसमें जो सही उत्तर होगा अनुस्वार संधि। देखिए अनुस्वार संधि होती नहीं है, अनुस्वार वर्ण होता है, अर्थात ये तो अयोगवाह इसको बोला जाता है, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? अनुस्वार है। अयोगवाह में 2 वर्ण आते हैं, एक विसर्ग भी आता है। अब इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ये अनुस्वार अयोगवाह होता है, इन दोनों को अयोगवाह बोलते हैं। ये तो ना स्वर है ना व्यंजन है, ये जो है स्वर के साथ साथ चलते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। इसको मैंने वर्णमाला वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, श्रद्धा का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद, इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया, उसको भी ध्यान दें। देखिए अब ये कौन सी संधि है? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताना है। इसमें पहले जान लेना कि संधि कौन सी है, इसके विषय में जानते हैं। ये है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है। ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि।
अब दीर्घ संधि का जो नियम क्या होता है, दीर्घ संधि में देखिए, इसमें आपको कुछ नियम भी बता देंगे। दीर्घ संधि का जो नियम होता है, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री इन चारों के बाद, जानते हैं, यही चारों वर्ण चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, समान वर्ण अगर आते हैं उसमें जो विकार होता है, अर्थात उसमें जो परिवर्तन होता है, उसका जो आ का दीर्घ हो जाएगा, ई का दीर्घ हो जाएगा, ऊ का दीर्घ हो जाएगा, री का दीर्घ हो जाएगा। एक मतलब व्यवहारिक परिभाषा में आप जान लीजिए कि इसकी क्या परिभाषा होती है। यदि आ ई ऊ री के बाद कोई समान स्वर आता है, चाहे आ हो चाहे ई हो चाहे ऊ हो चाहे री हो, इनमें से कोई वर्ण एक आएगा, जैसे आ के बाद आ ही आना चाहिए, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। ई के बाद ई ही आना चाहिए, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। ऊ के बाद ऊ ही आना चाहिए, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। री के बाद री ही आना चाहिए, क्योंकि री हिंदी में सिर्फ ह्रस्व का ही प्रयोग होता है, इसीलिए यानी इसका जो है री का एक ही होता है, री ही होता है। इसके बाद चाहे जो आता है तो दीर्घ रूप हो जाता है। इसमें यही नहीं, इस श्रद्धानंद में वही संधि है। अब इसमें देखना है कि कौन सा, देखिए हमेशा तत्सम शब्दों में संधि होती है, शुद्ध शब्दों में होती है, अशुद्ध में नहीं होती। ये भी ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे तो आपकी संधि नहीं गलत होगी। पहला है श्रद्धा धन आनंद, दूसरा है श्रद्धानंद, तीसरा है श्रद्धन धनंद, चौथा है श्रद्ध धन आनंद। इसमें देखिए आपका जो सार्थक शब्द बन रहा है, और सब तो नहीं रहता, ये भी आपका श्रद्धानंद ये नहीं होगा। अब इसमें श्रद्धा धन आनंद, दूसरा श्रद्धन, ये तो कोई शब्द सिर्फ वर्ण दे दिया है, मिश्रित वर्ण। श्रद्ध नहीं होता, इसमें श्रद्धा दिए, अब ये भी नहीं होगा, अर्थात यही आपका उत्तर क्या होगा, श्रद्धा धन आनंद। इसमें वर्ण कौन कौन से मिले हैं, यहाँ पर क्या है, श्रद्धा में दीर्घ आ है, और उसके बाद आनंद में भी दीर्घ आ है, दीर्घ आ है, दोनों मिलकर क्या हो गए, दीर्घ आ हो गए। अब इसमें नहीं कि तीसरा बड़ा आ बन जाएगा, अब होते हैं ह्रस्व दीर्घ आ ही होते हैं, अगर बड़ा आ बड़ा मिलकर बड़ा आ ही बनते हैं। अर्थात इसमें जो आपका जो नियम हुआ, मैंने जो इसमें बताया था कि अगर आ के बाद चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो आता है, आ ही आएगा, तो उसमें मिलकर बड़ा आ हो जाता है। जैसे आ के बाद यानी जब दोनों दीर्घ हो गए तो क्या है, आ तेज। इसीलिए वर्णमाला में इन चीज़ों को समझना जरूरी है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखते हैं चौथा प्रश्न, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। पहला ऑप्शन है सदा धन आनंद, दूसरा ऑप्शन सत धन आनंद, तीसरा ऑप्शन है सद धन आनंद, चौथा ऑप्शन है सत धन आनंद। इसमें जो ये आपका व्यंजन संधि है, इसमें जो सही उत्तर होगा आपका बी होगा, क्योंकि बना किससे है। अब एक नियम है, क च ट त प के बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा प्लस स्वर या फिर अंतस्थ व्यंजन या अलावा कोई भी आता है तो का की जगह क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण इसका गा हो जाता है, और उसके बाद चा की जगह जा हो जाता है, टा की जगह टा ठा डा इसका डा हो जाता है, और उसके बाद इसका क्या हो जाता है, दा हो जाता है, प फ ब भा प फ ब भा इसका तीसरा भा हो जाता है। ये आपका यही रूप परिवर्तित होता है इसमें। तो इसमें क्या है कि सत में ता का तीसरा वर्ण क्या होगा, दा होगा। अब यहाँ पर जब दा होगा तो ये आगे क्या है आपका दीर्घ आ है, तो दोनों मिलेंगे तब यहाँ पर दा पर दीर्घ आ हो जाएगा। तो यही जो है आपका इसी नियम के अनुसार ये आपका सदानंद बना हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए, अभिधन उदय संधि कीजिए। अभिधन उदय की संधि कीजिए। इसमें जो शुद्ध संधि बताया, शुद्ध संधि बताना है आपको अभिधन उदय का। पहला ऑप्शन है अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभोधन उदय, अभ्युदय। देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा आपका अभ्युदय होगा। ये कौन सी संधि है, ये यण संधि है, यण संधि है। कभी कभी अभ्युदय में पूछ देता है कौन सी संधि है, ये यण संधि है। अब इसमें इसका जो नियम है, अगर ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है या भिन्न स्वर कह लीजिए,
भिन्न स्वर आता है तो जानते हैं परिवर्तन क्या होगा, ई क्या या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। जानते हैं इसमें क्या है कि अभिधन उदय, इसमें हुआ क्या है, भा पर ई की मात्रा, इसके बाद वर्ण आपका क्या है, आपका ऊ है। तो इसमें जो है ई की जगह क्या बन रहा है आपका, यहाँ अभिधन उदय, अभिधन उदय शब्द है, ई की जगह क्या हो जा रहा है, ई की जगह या हो रहा है। और उसके बाद फिर ऊ आपका इसमें क्योंकि ह्रस्व, इसमें ये है शुद्ध व्यंजन, इसमें क्योंकि वह स्वर मिला नहीं है ये हट जाता है। अब जानते हैं तो आपका ऊ वाला या में मिल जाएगा, तो यही क्या हुआ, शुद्ध रूप अभ्युदय हुआ। तो यही आपका डी उत्तर सही होगा। इसका यही नियम है, यण संधि है। यण संधि में 3 ही नियम हिंदी में आते हैं। जैसे ई ऊ री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई की जगह या, ऊ की जगह वा, री की जगह रा हो जाता है। यही आपका यण संधि का नियम है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला है महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। पहला है महिधन उत्सव, दूसरा है महीधन उत्सव, तीसरा है महधन उत्सव, चौथा है महाधन उत्सव। आपका यही डी सही होगा। क्यों, ये जो है आपकी कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। गुण संधि है। गुण संधि का जो नियम होता है आपको बता दें, गुण संधि में अगर आ के बाद चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, आ के बाद यदि ई आता है तो इसमें क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसका 3 नियम है। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। चाहे यहाँ पर ह्रस्व ई रहे चाहे दीर्घ रहे, चाहे यहाँ पर ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे, इसका जो नियम होता है यही होता है। और उसके बाद यदि आ के बाद री आता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये तीसरा नियम है। सिर्फ 3। देखिए हिंदी की संधि संस्कृत की तरह नहीं, संस्कृत में थोड़ा सा आगे इसमें लिरी वाला नियम चल जाता है, वो नहीं इसमें होता है। इसमें यही 3 नियम होगा, ए होगा, ओ होगा। इसमें हुआ ओ हुआ है। देखिए अब ये क्योंकि महा यहाँ पर ह्रस्व आ दीर्घ आ है, उसके बाद इधर ह्रस्व ऊ है, दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, ओ हो गए। जानते हैं जहाँ एक चुटकी है, एक चूनी जिसके एक खूंटी रहती है, तो यहाँ पर एक खूंटी है। अगर यहीं डबल खूंटी होती तो वो जानते हैं कौन सी, वृद्धि संधि होती। और यहाँ पर दूसरी बात, अगर जैसे इसमें ए में भी एक खूंटी रहेगी तो आपकी क्या होगी, कौन सी संधि होगी, यहाँ पर होगी आपकी यही गुण संधि। लेकिन अगर यही डबल खूंटी कर देगा तो क्या, इस पहली बात तो इसको पहचान लेना है कि एक खूंटी से। अब जान लीजिए अगर मान लीजिए वो नियम काम नहीं करता है तो इस नियम को ध्यान दीजिएगा। अगर आ के बाद चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ, ई आता है, ऊ आता है, री आता है तो ए ओ आर 3 यही नियम होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 7वां क्वेश्चन है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। पहला ऑप्शन है इति धन आदि, दूसरा ऑप्शन है इति धन आदि, तीसरा ऑप्शन है आयति धन आदि, चौथा ऑप्शन है इत्त धन आदि। इसमें आपका जो ये कौन सी संधि है, यण संधि है। यण संधि अभी आपको मैंने बताया यण संधि है। यण संधि में आपको पहचान है, अगर या रहे, वा रहे, फिर रा रहे, ये तीनों वर्ण रहते हैं। या वा को विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर या वा रहेगा उसमें आधा वर्ण रहेगा, आधा वर्ण रहेगा मतलब आधा अक्षर रहता है, तो तब आप तुरंत यण संधि। यण संधि फिर एक नियम भी है इसका, मैंने अभी बताया था कि यदि आ ई ऊ री के बाद, जैसे ई ऊ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, ई की जगह क्या हो जाता है, या हो जाता है, ऊ की जगह वा हो जाता है, री की जगह रा हो जाता है। इसका 3 ही नियम है हिंदी में। तो इसमें जो नियम होगा आपका, जो सही शुद्ध शब्द होगा, इति धन आदि होता है। क्या होता है, इति धन आदि। इसमें देखिए इति है, धन आदि शब्द है, इसी से बना हुआ है इत्यादि। अब इसमें आप देखिए ई की जगह क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ आपका ए दीर्घ आ है,
अब देखिए जब ये हटेगा स्पर्श से मात्रा तो ये आधा ता हो जाएगा। अब ये मात्रा आके इसमें या में लग जाएगी तो यही शब्द क्या हो जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। यही क्या बनेगा आपका, इत्यादि, इत्यादि बनता है। तो ये शुद्ध आपका बी हुआ उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। गुडाकेश जानते हैं अर्जुन की पर्यायवाची भी है। अब इसका जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, पहला ऑप्शन है गुडा धन केश, दूसरा ऑप्शन है गुडाके इस धन ईस, तीसरा ऑप्शन है गुडाका धन ईस, चौथा ऑप्शन है गुड धन आकेश। इसमें जो सही उत्तर होगा गुडाका धन ईस, आपका जो होगा गुडाका धन ईस होता है। अब क्या है कि यहाँ पर आपका दीर्घ आ रहा है, अब उसके बाद ई है बड़ी ई, तो दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, ए हो जा रहे हैं। ये अभी मैंने कौन सी संधि में बताया, आपका गुण संधि में। गुण संधि में बताया, मैंने बताया कि अगर चाहे ह्रस्व आ रहे चाहे दीर्घा, दोनों में से कोई आप लिख रहे। अब उसके बाद इधर चाहे आपका ई रहेगी, चाहे ह्रस्व रहे चाहे दीर्घी, मिलने पर क्या हो जाता है आपका ए हो जाता है। यही हुआ, अर्थात इसमें कौन सी संधि है, आपकी गुण संधि है, गुडाका धन ईस। यही आपका शुद्ध सी वाला उत्तर सही हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अब देखिए देवर्षि, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। पहला ऑप्शन है देवधन ऋषि, दूसरा ऑप्शन है देवधन आरसी, तीसरा ऑप्शन देवधन वर्षी, चौथा ऑप्शन देवर्धन अर्षि। तो देवर तो होगा नहीं, न ये होगा ना तो यही होगा। यही आपका पहला उत्तर सही होगा। यण संधि ये जानते हैं कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण में मैंने बताया था यदि अगर इसमें देवधन ऋषि है, देवधन ऋषि शब्द है, अगर यहाँ पर क्या है आपका ये ह्रस्व आ है, चाहे मैंने कहा ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। अब री के बाद उसके बाद अगर कोई री आती, मतलब इसमें री आएगी तो क्या हो जाएगा, अर हो जाता है। अर हो जाता है तो इसी से क्या बना है, देवर्षि। देवर्षि शब्द बना है। ये किस संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि का उदाहरण है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो आसान है, मैंने बताया कि ये दीर्घ संधि है। हिमधन आलय, पहला ऑप्शन है हिमाधन आलय, नहीं होता। हिमाधन लय, ये भी नहीं होगा। हिमाधन अलय, ये भी नहीं होगा। चौथा ही ऑप्शन आपका सही होगा, हिमधन आलय। यहाँ पर क्या हुआ, हिमधन आलय शब्द है। अब इसमें हिमधन आलय शब्द में क्या हुआ, आपका माँ में ह्रस्व है, इधर दीर्घा। मैंने कहा चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अगर कोई समान स्वर आता है दोनों मिलकर क्या होंगे, दीर्घा होंगे। तो वहाँ कौन सी संधि होगी, वहाँ संधि होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, जो स्वर संधि का एक भेद है। पहला ही मैंने उसको व्याख्या के रूप में बता दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। पहले देखिए मनोदशा, पहला ऑप्शन है मनोधन दशा, दूसरा ऑप्शन है मनः धन दशा, तीसरा ऑप्शन है मन धन दशा, चौथा ऑप्शन मनोहर धन दशा। इसमें जो सही उत्तर होगा मनः धन दशा। इसमें जानते हैं अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जानते हैं कोई आता है और स्वर आता है, तो जानते हैं इस विसर्ग का क्या हो जाता है, अगर इसमें सघोष वर्ण कह लीजिए, सबसे आसान है। जानते इसका सूत्र है, देखिए बहुत ही आसान सूत्र। अगर विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण आता है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आसान नियम है। कोई भी सघोष वर्ण मैंने वर्णमाला में पढ़ा है, उसको जाके देख लीजिए, वहाँ पर आपका तैयार हो जाएगा। तो अब सघोष वर्ण कोई भी आता है, अगर देखिए इसमें जितना भी मैं छोटी छोटी परिभाषा, मतलब एक लाइन में परिभाषा बता रहा हूँ, उसको अगर ध्यान दे देंगे आपकी संधि कभी नहीं गलत होगी, ये दावा कर है हिसाब से। देखिए इसमें जो आपका मैंने बताया कि इसका क्या होगा, मनः धन दशा। अब यहाँ विसर्ग का ओ हो जाता है, क्या हो गया, मनोदशा। आपका बी फॉर बॉल उत्तर सही है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देखिए शब्द को भी मैंने उसी तरीके से चुना है। पहला ऑप्शन है आग्नेय प्लस अस्त्र,
दूसरा ऑप्शन है अग्नेयास धन त्र, तीसरा ऑप्शन है अग्नेय धन यास्त्र, चौथा ऑप्शन है आग धन न्यास्त्र। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? आग्नेय धन अस्त्र। आग्नेय धन अस्त्र, इसमें क्या हुआ है? इसमें भी आपका दीर्घ संधि का नियम है। हरस्व आ, इसके बाद इधर हरस्व आ, दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? दीर्घ आ हो गए हैं। देखिए अब यहाँ दोनों मिलकर जब दीर्घ आ हो जाते हैं अग्नेयास्त्र हो जाता है। तो आपका यही जो है कौन सी संधि होगी? यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अब देखिए नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है नवोधन नमेश, दूसरा ऑप्शन नवधन उन्मेष, तीसरा ऑप्शन नवाधन उन्मेष, चौथा ऑप्शन नवोधन उन्मेष। जो इसमें सही उत्तर होगा नवधन उन्मेष होगा। जानते हैं नवधन उन्मेष में क्या है? यहाँ पर नव शब्द है, धर उन्मेष है। अब इसमें देखना है कि अब यहाँ पर क्या है कि अ है, अब इसके बाद उ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जा रहे हैं? और हो जा रहे हैं। देखिए आप अगर जो संयुक्त स्वर हैं उनको जानते रहेंगे, आ और उ मिलकर ओ होते हैं। ये कौन सी संधि? अभी मैंने बताया ये आपकी गुण संधि है। गुण संधि का जो नियम बताया, गुण संधि में मैंने बताया यदि आपके आ चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, इसके बाद अगर आपका ई आता है, चाहे ए भी ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, तो क्या बनता है? ए बनता है। उसके बाद दूसरा नियम मैंने बताया था, यदि आ चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, ऊ आता है, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। तो यहाँ ये जो मैं एक खूंटी की बात की थी कि मतलब इसमें एक खूंटी जैसे नवोन्मेष, अब इसमें ओ रहेगा, ए होता तो वहाँ वृद्धि होती, जानते हैं। तो इसीलिए आपका यही बी फॉर बॉल, ये उत्तर सही हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 14वां प्रश्न है शुभेच्छा संधि विच्छेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है सुधन इच्छा, दूसरा ऑप्शन है शुभधन इच्छा, तीसरा ऑप्शन है सुधन भेच्छा, तीसरा सभाधन। देखिए इसमें जो सही उत्तर आपका शुभधन इच्छा, ये जो है इसमें भी वही संधि है। कौन सी? गुण संधि बहुत पूछी जाती है, इसीलिए गुण संधि को देखिए। इसमें भी क्या है आपका? शुभ शब्द है धन। और ये भी संधि में ध्यान दीजिएगा, हमेशा तत्सम और शुद्ध शब्द ध्यान दीजिएगा। जो तत्सम और शुद्ध शब्द होगा उसी में संधियाँ होती हैं, और तद्भव शब्द में कभी संधि नहीं होगी, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, वहाँ फिर अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका? आ है, यहाँ ई है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। सॉरी, ए हो जाएगा आपका, ए हुआ। तो ए जहाँ होगा तो वहाँ कौन सी संधि होगी? गुण संधि। मैंने बताया अभी इसका नियम। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए नाविक का संधि विच्छेद। देखिए संधियों में आपको स्वर संधि में बहुत ध्यान देना। स्वर संधियों में हमेशा स्वर संधियाँ ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं, और व्यंजन विसर्ग उतना नहीं, लेकिन विसर्ग को भी उसको भी पढ़ना है। देखिए नाविक शब्द है, अब नाविक का सही संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन है नवधन विक, दूसरा ऑप्शन है नाधन विक, तीसरा ऑप्शन है नवधन इक, चौथा ऑप्शन है नाधन आविक। इसमें जो सही उत्तर होगा नवधन इक होगा। इसमें जो नाविक का जो देखिए ये कौन सी संधि है? अयादि है। अयादि संधि में क्या नियम है? अयादि संधि में आपका यदि ए के बाद, जानते हैं ए के बाद कोई असमान स्वर आता है, ए का क्या हो जाता है? अय हो जाता है। कोई भी भिन्न स्वर आता है, बस इसका एक लाइन में नियम जानिए। और उसके बाद यदि अय के बाद कोई असमान स्वर आता है, इसमें से कोई आ जाएगा, तो जान लीजिए कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो यहाँ ए की जगह क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ओ की जगह क्या हो जाता है? अव हो जाता है। अगर अव के बाद कोई असमान स्वर आता है फिर इसकी जगह क्या हो जाता है? आव हो जाता है। ये चार नियम हैं अयाज संधि में। यचो आया आवा संस्कृत में कहा जाता है। एक बार हम ऐसे पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने कहा है बचवा आवा, तो मतलब जैसे ही संधि के सूत्र को बताया तो पीछे से धीरे से करा, जैसे मैंने कहा यचो आया आवा तो वो कहा ये बचवा आवा, उसी तरीके से। तो ये संधियाँ देखिए। प्रश्न आपका कौन सा है? 16वां प्रश्न है अन्वीक्षण संधि का
संधि विच्छेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है अनुधन वीक्षण, दूसरा है अनुधन ईक्षण, तीसरा है अनुधन ईक्षण, चौथा है अनुधन ईक्षण। देखिए इसमें जो सही संधि होगा आपका क्या होगा? अनुधन ईक्षण होता है, ये डी आपका सही। देखिए इसमें क्या है कि आपकी कौन सी संधि, मैंने बताया कि अगर वा रहेगा आधा अक्षर आ जाता है, यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण, यण संधि होती है आपकी। अब इसमें यण संधि का नियम मैंने क्या बताया था? यदि देखिए ई के बाद कोई समान स्वर रहेगा तो क्या हो जाए? ई की जगह या हो जाता, ऊ के बाद कोई असमान स्वर रहेगा, ऊ की जगह क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। तो इसमें वाह है। अब इसीलिए अनु में देखिए, अनु में छोटा ऊ है, उसके बाद ई बड़ी ई है, तो दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब इससे मात्रा हटेगा अनु से तो यहाँ आधा ना बचेगा, आधा ना बचेगा तो यहाँ पर अनु, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? वाह में ऊ की मात्रा लग जाए, अनु इसमें बड़ी की मात्रा इसमें लग जाएगी वाह में, तो ये जो है अन्वीक्षण शब्द हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न फिर आपका कौन सा है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? देखिए इसमें स्वच्छंद में संधि आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा दीर्घ, तीसरा गुण, चौथा व्यंजन। इसमें जो सही उत्तर होगा व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि का नियम है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जैसे स्वधन छंद शब्द है, इसका जो ये विच्छेद होता है स्वधन छंद, इसमें क्या जानते हैं? अगर इसके आ के बाद अगर कोई ये आता है चा, ये छ वर्ण आता है, इसमें सिर्फ इसका एक ही नियम है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। अगर आता है तो इसमें चा जो है अपने आप चला जाता है, तो इसका यही नियम, विशेष इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो स्वच्छंद का आपका व्यंजन संधि होगी, इसका नियम यही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है? निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। पहला है निधन कपट, दूसरा है निस्धन कपट, तीसरा ऑप्शन निधन कपट, चौथा ऑप्शन निस्धन। इसमें जो सही उत्तर होगा यही होगा। जानते हैं निष्कपट, इसमें क्या कहा गया है कि इसका जो नियम है विसर्ग संधि है। ये कौन सी संधि है आपकी? विसर्ग। विसर्ग से भी पता चल जा रहा है। इसका जो नियम है, अगर विसर्ग के बाद, ये अंतिम में विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका का रहेगा, उसके बाद खा रहेगा, और उसके बाद ई जो अगर का रहता है तो इसका जो नियम है तो इसकी जगह विसर्ग की जगह क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है, मूर्धन्य सा होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? निष्कपट हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न फिर कौन सा आपका है? मनोरथ का संधि विच्छेद बताइए। अभी मैंने बताया था इसमें आपका कि ये भी क्या है? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया मनोधन रथ, ये गलत, मनः धन ओरथ, ये भी गलत। अब मनः धन रथ, यही आपका उत्तर सही होगा, ये भी गलत, क्योंकि इसमें जानते मैंने बताया था विसर्ग के बाद आपका सघोष वर्ण या फिर अलावा आता है तो इसमें रा है, इसके बाद जानते हैं आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? वो हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का वो हो जाता है। इसीलिए मनाधन रथ का क्या हुआ? मनोरथ हुआ। यही सी उत्तर आपका सही हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है? निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन है निधन गुण, दूसरा ऑप्शन निधन गुण, तीसरा ऑप्शन है निर्धन गुण, चौथा ऑप्शन निर्धन। देखिए इसमें जो ये भी विसर्ग संधि है, इसका भी क्या नियम है? इसमें निधन गुण, अगर विसर्ग के बाद कोई भी जान लीजिए सघोष वर्ण आता है तो इसमें जान लीजिए सघोष यानी तीसरा वर्ण आएगा, तो तीसरा चौथा पांचवा उनमें से कोई, तो ये विसर्ग का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। इसका ये नियम है आसान से। तो ये जो है इसीलिए क्या हुआ? आपका निर्गुण शब्द हुआ। यही आपका बी उत्तर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा यण, तीसरा दीर्घ, चौथा व्यंजन। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका व्यंजन संधि। इसका जो नियम अभी मैंने बताया, जैसे कि जगत धन नाथ शब्द से बना है, इसमें मैंने कहा कि का च ट त प वाला जो नियम है, यानी अगर क च ट त प
इनके बाद जानते हैं तीसरा चौथा पांचवा या स्वर इसमें से कोई आता है, पांचवा वर्ण है ना, तो आता है तो ता का क्या हो जाता है, अपने वर्ण का तीसरे में बदल जाता है। तो अब जो है यहाँ पर तीसरे में क्या, जगत धन नाथ। अब यहाँ पर तीसरा ए तीसरा नहीं बदलेगा, यहाँ पर का चटा तब के बाद ए जो है आपका पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, इसी का पांचवा वर्ण होगा। फिर जानते हैं ता का क्या होगा, वो पांचवा वर्ण होगा। तो यहाँ पर इसका जो नियम लगेगा ता की जगह ना बन जाएगा। तो ये जो है क्या शब्द हुआ, जगन्नाथ हुआ। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यही आपका डी उत्तर सही हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन है घृणाधन पद, दूसरा ऑप्शन है घृणाधन आस्पद, तीसरा ऑप्शन है घृणाधन पद, चौथा ऑप्शन घृणाधन इस्पद। इसमें जो सही उत्तर होगा घृणाधन आस्पद होता है। इसमें आपका कौन सी संधि है, ये जो है आपकी दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ दीर्घ आ है, यहाँ पर भी दीर्घ आ है, दोनों मिलकर दीर्घ आ होते हैं। इसका उदाहरण, इसका नियम मैं बता चुका हूँ। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। छात्रावास में कौन सी संधि है, सही विकल्प बताइए। अब इसमें अब पहला ऑप्शन है अयाद, दूसरा वृद्ध, तीसरा गुण, चौथा दीर्घ। इसमें जो सही उत्तर होगा दीर्घ होगा। छात्रधन आवास, इसका जो संधि विच्छेद होगा छात्रधन आवास। इसमें क्या है, वही मैंने जो नियम बताया दीर्घ संधि का वही लगेगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा लावा। अभी मैं बताया था इस नियम को, लेकिन इसमें हिंदी में ला वाला नियम नहीं चलता है, ये संस्कृत में चलता है। या रा वा ये तीनों परिवर्तन होंगे, लेकिन ला का परिवर्तन नहीं होगा इसमें, क्योंकि वहाँ ली के बाद आता है तो वह ला हो जाता है, वो अलग नियम है। ये संस्कृत में चलता है। सिर्फ इसमें हिंदी में तीन ही नियम हैं, या वा रा, ये तीन नियम होते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन गुण संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा वृद्धि, चौथा अयाद। इसमें यण संधि, यण संधि का जो नियम मैंने बताया था, यदि ई के बाद ई, उ और री, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आते हैं, देख लीजिए तीनों के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएंगे, इसका जो सूत्र है भिन्न स्वर रहता है, तो इसकी जगह क्या परिवर्तन होगा, या होगा, ऊ की जगह वा होगा, री की जगह क्या होगा, रा होगा। यही तीन नियम होते हैं इसमें। तो अर्थात इसमें जो आपका जो परिवर्तन हो रहा है किस संधि में, यण संधि में। यही उत्तर आपका बी सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है उत्धन शिष्ट, दूसरा ऑप्शन उधन शिष्ट, तीसरा ऑप्शन है उत्धन शिष्ट, चौथा ऑप्शन है उद्धन। इसमें जो सही उत्तर होगा यही आपका सही होगा। इसका जो नियम है उत्धन, अगर किसी वर्ण का तीसरा वर्ण रहेगा, ये जानिए का चटा पत वाला नहीं, इसमें ता के बाद अगर ऐसा रहेगा आपका तालब्य सा, तो तालब्य सा का आपका क्या हो जाता है, इसमें चा की जगह ता की जगह ये तो चा अपने वर्ण में परिवर्तित हो ही रहा है, और इसकी जगह दो परिवर्तन यहाँ हो रहे हैं, छ हो जा रहा है। इसमें इसका एक नियम है, दो परिवर्तन एक साथ होते हैं यहाँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर ता का चा हो जाता है, यहाँ ए तालब सा का, इसी क्योंकि इसका दोनों को उच्चारण सा नहीं किए, इचु ऐसा नाम तालु, ये जो है इसका सा का क्या हो जाएगा, छ हो जाता है। तो इसीलिए क्या हुआ, उत्धन शिष्ट। यही आपका सी उत्तर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। पहला ऑप्शन है गुण संधि बताना। गुण संधि का नियम मैं बता चुका हूं। देखिए इत्यादि, देवेंद्र, हिमालय और उसके बाद तल्लीन। अब इसमें गुण संधि किस शब्द में है। देखिए इसमें तो क्योंकि मैंने बताया ता के बाद अगर या आधा ता उसके बाद या रहेगा, जहाँ यहाँ क्या होती है, यण संधि होती है, ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद हिमालय में हिमधन आलय, इसका देखें तो यहाँ पर दीर्घ होगी। तत् धन लीन, ये क्या, तत् धन लीन। अब यहाँ पर ला आता यानी अर्थात यारा लवाई आएगा, ता के बाद उसके बाद इसी ता का जानते हैं क्या हो जाता है, ला हो जाता है, तल्लीन। तो ये जो है व्यंजन संधि है, अर्थात आपका देवेंद्र सही हुआ।
अब क्या है, देवधन इंद्र। क्या हुआ, देवधन इंद्र। अब इसमें आ है, यहाँ ई है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। तो देवेंद्र आपका सही हुआ, क्योंकि ये गुण संधि का नियम मैंने बताया पहले ही। अगर आ के बाद या हर्ष या दीर्घ आ के बाद अगर कोई भी हर्ष या दीर्घ ई रहेगी, मतलब हर्ष या दीर्घ, तो वही आ ई मिलकर ए हो जाता है। यही आपका गुण संधि का नियम है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए, उधन लंघन, दूसरा ऑप्शन है उल्लधन घन, तीसरा ऑप्शन है उत्धन लंघन, चौथा ऑप्शन है उल्लधन लंघन। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, उत्धन लंघन होगा। ता के बाद मैंने बताया कि अगर ला रहता है तो ये जो है इसी वर्ण में, यानी ता का फिर क्या है, ला में परिवर्तित हो जाता है। अगर ता के बाद ला, इसका बहुत ज़्यादा वो नियम नहीं, इसमें ता के बाद अगर ला रहेगा, इसी ता का क्या भी ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। जैसे तद्धन लीन का था उसी तरह से उद्धन लंघन का था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए, उद्योग का संधि विच्छेद होगा, ये भी व्यंजन संधि है। अब इसका जो पहला ऑप्शन है उद्धन योग, दूसरा है उत्धन योग, तीसरा ऑप्शन उगधन योग, चौथा ऑप्शन है उद्धन आयोग। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका, ये जानते हैं इसमें क्या होगा कि आपका ता के बाद यदि आपका यार अलावा जो व्यंजन रहेगा तो इसका क्या होगा, अपने ही वर्ण का तीसरे वर्ण में निदा में हो जाएगा। तो फिर बनेगा क्या, उद्योग शब्द बनेगा। क्या बनेगा, उद्योग। यानी ता के बाद ये जो है यार अलावा, यार अलावा तो रहता है, तो इता का दा अपने ही वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, ता का दा हो जाता है। यही इसीलिए उद्योग शब्द होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 29वां प्रश्न है। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, संधि का सही चयन की। अब इसमें देखिए उज्ज्वल वर्तनी में भी आता है। संधियां अगर ध्यान से पढ़े ना, काफ़ी वर्तनी आपकी सही होगी, तो इसलिए उज्ज्वल में दोनों आधा जा रहेगा। पहला ऑप्शन है उत्धन ज्वल, दूसरा ऑप्शन उजधन ज्वल, तीसरा उत्धन, चौथा उद्धन ज्वल। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका उत्धन ज्वल होगा। यहाँ पर भी क्या है कि अगर ता के बाद मैंने जो पहला नियम का चटा तपा वाला बताया था, इसके बाद जा आता है, तो यही ये जो है अपने ही वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये ता का जा हो जा रहा है। अब इसीलिए क्या हुआ, आपका उज्ज्वल शब्द सही हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत उदाहरण है। संधि विच्छेद का कौन सा गलत उदाहरण है, इसमें बताना है आप। पहला है महाधन ओज, दूसरा पवधन अक, तीसरा नवधन इक, चौथा है परोपधन उपकार, परोधन उपकार। अब इसमें जो गलत आपका उत्तर है परधन उपकार। ये जो है आपका जो सही होगा परधन उपकार होता है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी गुण संधि है। इसका नियम क्या है, गुण में यदि अ के बाद उ रहेगा तो यहाँ ओ हो जाता है, इसीलिए यहाँ परोपकार। ये गलत, इसमें जो सही उत्तर होगा, सही संधि विच्छेद जो हुआ है ये गलत है, बाकी और ये सही है। इसका महाधन ओज का क्या होगा, महोज। ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि। वृद्धि संधि का जो नियम है, इसमें मैंने बताया कि वृद्धि संधि में यदि जानते हैं या के बाद आ या ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई रहेगा, तो उसके बाद यदि ए आता है, ए या आई आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। और यदि ओ के आ के बाद ओ औ आता है तो क्या हो जाता है, अव हो जाता है। इसका 2 ही नियम है वो वृद्धि संधि में। अव पवधन अक, यहाँ क्या होगा, पावक। मैंने यण संधि का नियम बता दिया, ये यण संधि है। नवधन इक, नाभिक। यहाँ पर आयाद संधि होगी। आज का ये अंतिम प्रश्न था। आज यहीं पर आपका ये संधि का जो सेशन समाप्त हुआ। देखिए, अब हमारे परीक्षा कैंपस चैनल को देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।